हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज मैं लेके आई हूँ मेवाड़ के इतिहास में महाराणा प्रताप। मित्रों, महाराणा प्रताप को पहले भी हम कई पार्टों में पढ़ चुके हैं और आज इसके आगे का जो पार्ट है वो जानेंगे। मित्रों, महाराणा प्रताप जो है मित्रों राजस्थान के इतिहास में बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन महाराणा प्रताप के बारे में जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मित्रों, तो जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में आगे। मित्रों, महाराणा प्रताप के पास जब मानसिंह मिलने के लिए जाते हैं, भेंट के लिए जाते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप उनसे मिलने से इनकार कर देते हैं, तो मानसिंह इसको अपना अपमान समझते हैं। अपने अपमान का बदले लेने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं और तभी मित्रों क्या है कि महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना अकबर के द्वारा बनाई जाती है। और जब योजना बनाई जाती है तो इसमें मानसिंह के जीवन की मित्रों ये पहली लड़ाई होती है जिसमें वह सेनापति बना। और बंदी बनाने के लिए ये जो योजना है वो योजना अजमेर के दुर्ग में बनाई जाती है। योजना कहाँ बनाई जाती है? अजमेर के दुर्ग में। ये अजमेर का जो दुर्ग है मित्रों, इसको अकबर के किले के रूप में भी, अकबर के किले के नाम से भी जाना जाता है। इसको मैगजीन का किला भी कहते हैं। मैगजीन का किला भी कहते हैं। इसको अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। दौलत खाना, क्योंकि इस किले का जो निर्माण है वो अकबर ने करवाया। मित्रों, पूरी तरह इस्लामिक पद्धति पे राजस्थान का बनने वाला ये प्रथम किला था। मित्रों, अकबर ने ये मानसिंह को इस युद्ध में क्या मुख्य सेनापति बनाया और मानसिंह का जो सहयोगी था वो बनाया आसफ खां को। आसफ खां को ये जो था वो महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगलों का मानसिंह जो सेनापति थे उनका सहयोगी था आसफ खां। तो मित्रों, आसफ खां को सहयोगी के रूप में नियुक्त किया गया। फिर उसके बाद की जो घटना है उसके बारे में जानते हैं कि मानसिंह जो है वो 3 अप्रैल 1576 को मित्रों मांडलगढ़ में पड़ाव डाल देता है और 2 महीने तक वही रहता है। अजमेर से रवाना हो गया और मांडलगढ़ में पड़ाव डाल दिया सेना के साथ और 2 महीने तक वही रहता है। और फिर 2 महीने बाद वह आगे नाथ द्वारा मित्रों ये राजसमंद में है, नाथ द्वारा से खमनोर आकर मोलेला नामक गांव के पास फिर 2 महीने बाद मोलेला गांव में आकर पड़ाव डाल देता है। पहले मांडलगढ़ में, फिर नाथ द्वारा के पास मोलेला गांव में ये अपना पड़ाव डाल देता है। उधर जो है महाराणा प्रताप को मानसिंह के पड़ाव की शाही सेना, मुगल सेना के आने की सूचना मिल जाती है। तो महाराणा प्रताप भी युद्ध की तैयारियां तत्परता से करने लगते हैं और कुंभलगढ़ से गोगुंदा आ जाते हैं। मित्रों, कुंभलगढ़ में इस वक्त महाराणा प्रताप रह रहे होते कुंभलगढ़ दुर्ग में और वो कुंभलगढ़ दुर्ग से गोगुंदा आ जाते हैं। और गोगुंदा और खमनोर के बीच में एक स्थान है मित्रों, हल्दी घाटी। ये जो हल्दी घाटी है मित्रों बहुत ही तंग रास्ता है। घाटी का मतलब बहुत ही पतला सा रास्ता है। इसमें एक बार में सिर्फ एक व्यक्ति ही गुजर सकता था। ये इतना सा मित्रों 2 पहाड़ों के बीच में ये रास्ता है, खमनोर और गोगुंदा के बीच में। ये खमनोर और मित्रों ये गोगुंदा, ये दोनों स्थान जो है मित्रों खमनोर और गोगुंदा दोनों उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसके बीच का जो ये स्थान है इसको कहते हैं हल्दी घाटी। और ये एक तंग घाटी है, यहाँ पर एक बार में सिर्फ एक व्यक्ति गुजर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, महाराणा प्रताप ने इस तंग घाटी में अपना पड़ाव डाला। इसका कारण ये था कि ये जो जगह थी वो मेवाड़ की सेना के लिए बहुत ही सुरक्षित थी। ये मेवाड़ की जो सेना थी वो संख्या में कम थी मुगल सेना से, इसलिए क्या है कि और मेवाड़ की जो सेना थी उसको पहाड़ों में रहकर युद्ध लड़ने का अच्छा प्रैक्टिस थी मित्रों, अच्छा उनको अभ्यास था। लेकिन मुगल सेना जो है वो पहाड़ों में युद्ध लड़ने की अभ्यस्त नहीं थी। महाराणा प्रताप के पास सैनिक संख्या कम थी। अगर वो अगर इन पहाड़ों में छिपके अगर मुगल सेना का सामना करे या मुगल सेना प्रहार करे तो उनके लिए वो एक बेहतर परिस्थिति हो सकती थी। इसलिए महाराणा प्रताप ने इस तंग घाटी को, हल्दी घाटी के मैदान को
युद्ध के लिए चुना, जिसमें एक बार में एक आदमी या एक घुड़सवार ही प्रवेश कर सकता था। महाराणा प्रताप के लिए मोर्चाबंदी का ये सर्वोत्तम स्थान था, क्योंकि वो पहाड़ों से अच्छी तरह परिचित थे और उनकी सेना भी अच्छी तरह परिचित थी। लेकिन मित्रों, मुगलों के लिए जो ये स्थान था बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि मुगल सैनिक पहाड़ों में रहने के या पहाड़ों में मतलब युद्ध लड़ने के अभ्यस्त नहीं थे। उनके लिए बस एक ही रास्ता बचता था, या तो पहाड़ों में भटकते भटकते वो अपनी जान दे दे या भूख प्यास से मरकर जीवन गंवा दे। मित्रों, हल्दी घाटी में फिलहाल इस युद्ध की शुरुआत होती है, और इस युद्ध की शुरुआत मित्रों इसके लिए 2 तारीख दी जाती है। एक तो वहाँ हल्दी घाटी जो स्थान है वहाँ आज भी एक शिलालेख लगा हुआ है, उसके अनुसार इस युद्ध की जो शुरुआत है वो 1876 में होती है। 18 जून 1576 को इस युद्ध की शुरुआत होती है। लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, जो एक इतिहासकार हो, उनके अनुसार 21 जून 1576 को इस युद्ध की शुरुआत होती है। प्रातःकाल ही मित्रों ये युद्ध शुरू हो जाता है, और हल्दी घाटी से पूर्व क्या होता है कि महाराणा प्रताप की जो सेना है वो लोहा सिंह एक स्थान है मित्रों राजसमंद में। कहाँ पे है ये लोहा सिंह स्थान? राजसमंद में। और राजसमंद में लोहा सिंह नामक स्थान पर लोहा सिंह नामक स्थान पर पड़ाव डाला, तो मानसिंह की जो सेना थी उसने मोलेला नामक स्थान पर पड़ाव डाला। मित्रों, पहले यहाँ पे पड़ाव डाला, लेकिन बाद में क्या है कि महाराणा प्रताप की योजना बदल गई और वो हल्दी घाटी तक अपनी सेना को ले गए। और उसके बाद मित्रों ये युद्ध की शुरुआत होती है। पहला जो वार है हल्दी घाटी के युद्ध में वो राजपूत सेना के द्वारा किया जाता है मुगलों पर, और ये वार इतना जोशीला होता है कि मुगल सैनिक जो है वो हड़बड़ा जाते हैं और चारों तरफ से जान भगाकर भागते हैं। मित्रों, मुगल इतिहासकार हुए हैं एक, उनका नाम है बदायूनी। क्या नाम है? उनका नाम है बदायूनी। तो ये बदायूनी जो है इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन करते हैं, और ये भी क्या है इस वक्त मुगल सेना के साथ थे। तो ये बताते हैं कि वह भी युद्ध इतना मतलब राजपूतों का जो वार था, आक्रमण था, वो इतना घातक था कि वे भी भाग खड़े हुए। फिर क्योंकि मुगलों की एक रिजर्व फौज थी। रिजर्व फौज का मतलब आप समझते हो भी, जिस टाइम पूरी फौज एकदम निराश हो जाए, हार जाए, तो एक रिजर्व फौज रखी जाती थी प्रत्येक राजा की युद्ध की परिस्थिति को संभालने के लिए। तो एक रिजर्व फौज थी, और उसका जो नेतृत्व कर रहा था वो था मेहतर खां। इसका रिजर्व फौज का प्रभारी था ये, और इसका नाम क्या था? मेहतर खां। इसने क्या किया? अफवाह फैला दी कि बादशाह आ रहे हैं शाही सेना लेकर, बादशाह आ गए शाही सेना लेकर। इसी तरह इसने जोर जोर से क्या है कि चारों तरफ सेना में एक अफवाह फैला दी। इससे क्या हुआ कि अकबर की जो सेना थी उसमें जोश आ गया, और पहले तो वो राजपूतों के वार से निराश हो गई थी, लेकिन फिर पुनः युद्ध करने के लिए तत्पर हो गई। अब जब तत्पर हो गई और आगे बढ़ी, तो राजपूत क्या है कि पहले सफल हो गए थे पहले मोर्चे में। अब वो क्या है कि रक्तताल मित्रों, रक्तताल एक मैदान था, हल्दी घाटी के पास ही था, और ये बनास नदी के बिल्कुल किनारे पे था। रक्तताल इस मैदान का नाम है, और बनास नदी के किनारे था ये। यहाँ आकर मेवाड़ की सेना युद्ध में करने लगती है। बस यही क्या है मित्रों, मेवाड़ की जो सेना थी उसकी सबसे बड़ी मतलब मिस्टेक थी, इसको आप कह सकते हैं सबसे बड़ी लापरवाही थी, क्योंकि वो जब तक पहाड़ों में लड़ रहे थे तो उनको हारने का मतलब या उनके ऊपर घातक प्रहार का कोई खतरा नहीं था, क्योंकि मुगल सेना जो थी पहाड़ों में युद्ध लड़ने की अभ्यस्त नहीं थी। लेकिन जब वह मैदान में आ जाते हैं, रक्तताल के मैदान में, तो यहाँ क्या है मुगल सेना क्या है युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह अभ्यस्त थी, और एक भयंकर युद्ध होता है मित्रों। इसी बीच
और हाथियों की चिंगाड़ के साथ ये युद्ध शुरू होता है। अब क्या है कि युद्ध के मैदान में कौन उतर आते हैं? हाथी उतर आते हैं। तो मित्रों, इस हल्दी घाटी का जो युद्ध है इसको हाथियों का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम क्या है कि हाथी भी युद्ध में शामिल हो जाते हैं। और फिर क्या होता है मित्रों, इन हाथियों के मध्य भी, उधर तो मुगल सेना के हाथी होते हैं और इधर मेवाड़ की सेना में भी हाथी होते हैं। तो दोनों क्या है, दोनों में युद्ध होता है मित्रों, और हाथियों की चिंगाड़ गूंज उठती है। इस तरह क्या है कि मित्रों, इस युद्ध में एक राम प्रसाद नाम का हाथी भी हिस्सा लेता है। तो ये राम प्रसाद हाथी जो होता है वो महाराणा प्रताप का था मित्रों। किसका था? महाराणा प्रताप का हाथी कौन था? राम प्रसाद था मित्रों। राम प्रसाद को प्राप्त करने की कोशिश अकबर ने पहले भी की थी, और अकबर ने महाराणा प्रताप से राम प्रसाद की मांग की थी मित्रों। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपना जो प्रिय हाथी था वो अकबर को नहीं दिया। इसलिए इस युद्ध में अकबर को राम प्रसाद हाथी जो महाराणा प्रताप का होता है वो भी प्राप्त होता है। और राणा की ओर से मित्रों राम प्रसाद और एक होते हैं लूणा, 2 हाथी इसमें भाग लेते हैं मित्रों। और मुगलों की ओर से कौन से हाथी इसमें भाग लेते हैं मित्रों? गजयुक्ता और गजराज। ये मित्रों मुगलों के हाथी होते हैं और ये दोनों इसमें भाग लेते हैं। इस युद्ध के समय क्या होता है मित्रों, मुगलों के हाथ महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद लग जाता है, या उसके मावत को मुगलों द्वारा गोली मार दी जाती है। और फिर वो हाथी को लेकर अकबर के पास जाते हैं। राम प्रसाद हाथी को लेकर कहाँ जाते हैं? अकबर के पास जाते हैं। और अकबर क्या है, इस हाथी को पहले से ही प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वो राम प्रसाद जो हाथी होता है उसका नाम बदलकर मित्रों पीर प्रसाद रख देता है। उसका नाम बदलकर क्या रख देता है? पीर प्रसाद रख देता है। और ये बात कहता है कि ये जो हाथी है मुझे पीर की कृपा से मिला है, और इसलिए इस हाथी का नाम क्या रखता है? पीर प्रसाद रख देता है। अब मित्रों, इसको हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। इतिहास में हाथियों के युद्ध के नाम से भी ये जाना जाता है। फिर क्या होता है मित्रों, पुनः क्या युद्ध शुरू हो जाता है। हाथियों का जब युद्ध हुआ तो एक बार युद्ध थम गया बीच में, लेकिन बीच में क्या है, फिर पुनः युद्ध शुरू हो जाता है। और महाराणा प्रताप भी अब बीच में थे, बिल्कुल अपनी सेना के बीच वाली टुकड़ी का वो नेतृत्व कर रहे थे महाराणा प्रताप। अब क्या है कि उस समय मित्रों क्या होता था कि राजपूत जो सेना होती थी वो 3 हिस्सों में बटी होती थी। एक तो मित्रों हरावल, एक होता चंदावल, और एक क्या मित्रों इसके बीच का जो पार्ट होता था, ये 3 पार्ट में बटी होती थी सेना। अब क्या महाराणा प्रताप जो थे वो बीच वाला जो टुकड़ी थी उसका नेतृत्व कर रहे थे। और अब क्या है, महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान में उतर आते हैं। तो मित्रों वो बहुत ही वीरता के साथ युद्ध लड़ते हैं, राजपूतों के साथ मुगलों की सेना को हराने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन मुगल सेना का जो सेनापति होता है इस वक्त कौन होता है? मान सिंह। सेनापति कौन होता है? मान सिंह। ये मान सिंह क्या होता है कि एक हाथी पर सवार होता है, और महाराणा प्रताप की नज़र क्या है, मान सिंह पर पड़ जाती है। और महाराणा प्रताप इस वक्त कहाँ होते हैं? महाराणा प्रताप किस पर सवार होते हैं? ये अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होते हैं। फिर क्या होती है कि ये अब इनका स्वामी भक्त घोड़ा होता है, तो अपने स्वामी का हर इशारा समझता है, मानसी की तरफ इशारा करते हैं, और चेतक क्या है अपने स्वामी की बात समझ जाता है और उसकी ओर कदम बढ़ाता है। जिधर मुगल सेनापति मानसिंह होता है, और वो कौन सी हाथी पर बैठा होता है? उस हाथी का नाम क्या होता है मित्रों? मर्दाना। मानसिंह जिस हाथी पर बैठा होता है उसका नाम क्या होता है? मर्दाना। जब महाराणा प्रताप मानसिंह की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो क्या है कि बीच में बहुत से शत्रुओं को चीरते हुए वे मानसिंह की तरफ जाते हैं मित्रों।
यानी कि बहुत से जो सैनिक होते हैं उनको बीच में वो अपनी तलवार की वार से समाप्त करते हुए मानसिंह की तरफ जाते हैं। मानसिंह क्या होता है कि हाथी पर बैठा होता है और उसके हाथी का नाम मर्दाना होता है। मानसिंह क्या करता है कि थोड़ा पीछे हट जाता है। पीछे हटने पर क्या होता है कि चेतक जो है बहुत ही जोश के साथ मानसिंह के हाथी पर या हाथी के सिर पर अपने दोनों पांव टिका देता है। हाथी के सिर पर दोनों पांव टिका देता है अपने। अब जब दोनों पांव टिका देता है फिर क्या होता है कि बस मौका पाकर क्या करते हैं महाराणा प्रताप अपने भाले से और पूरे जोर से भरपूर प्रहार करते हैं मानसिंह पर। लेकिन मानसिंह क्या होता है हाथी के ऊपर एक ओहदे में बैठा होता है मित्रों। एक चौरस एक हाथी के ऊपर ऐसी लगी होती थी काठी सी, और उसमें क्या ये मानसिंह बैठा होता है ऐसे। और जब महाराणा प्रताप वार करते हैं उस पर तो ये मतलब नीचे हो जाता है एकदम। भाले से जब वार करते हैं महाराणा प्रताप तो ये क्या है मित्रों ऐसे नीचे हो जाता है और ये बच जाता है। लेकिन इसके बीच में जो हाथी चलाने वाला महावत बैठा होता है वो मर जाता है मित्रों। तो ऐसे क्या मानसिंह बच जाता है। और इसी बीच क्या होता है मानसिंह के ऊपर एक छतरी लगी होती है ओहदे के ऊपर मित्रों। ऐसी छतरी लगी, ये छतरी भी टूट जाती है भाले के प्रहार से, इतना तेज प्रहार था। और हाथी का जो सिर है मतलब इस प्रहार को सफल समझ लिया चेतक ने, और वो अपने पैर जो है वो हाथी के सिर से हटा लेता है। तो उसी समय क्या होता है कि ये जो हाथी होता है इसकी सूंड में मित्रों तलवारें बंधी होती है, और तलवारों से क्या होता है कि चेतक का जो है पैर कट जाता है मित्रों। चेतक को घाव हो जाता है, घाव भी हो जाता है। और इन तलवारों में क्या होता है मित्रों विष लगा होता है, और ये विष क्या होता है चेतक के शरीर में पूरी तरह से फैल देता है। लेकिन फैलने का वो जो आभास है, दर्द का जो आभास है, वो महाराणा प्रताप को नहीं होने देता, और इस घातक हमले में मित्रों मानसिंह बच जाता है। फिर क्या होता है कि इसी समय क्या होती है कि इतनी घटना होने के बाद उसी समय मेवाड़ की जो सेना होती है, मुगलों की जो सेना होती है मित्रों, मुगल सेना या शाही सेना जो है वो प्रताप को चारों ओर से घेर लेती है। इसी युद्ध के समय इसी टाइम जाला मन्ना मित्रों, कहीं इसका नाम जाला बिद्दा भी मिलता है, लेकिन इसको जाला मन्ना भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ कि जाला मन्ना ये सब चीज़ देख रहा था, ये युद्ध का दृश्य देख रहा था। फिर क्या होता है वो ये कहता है जाला बिद्दा या जाला मन्ना, इसको दोनों ही मान सकते हैं मित्रों। जाला बिद्दा महाराणा प्रताप को कहता है कि आप अपना राज चिन्ह और उतार कर मुझे दे दीजिए और आप युद्ध के मैदान से चले जाइए, इसी में मेवाड़ की भलाई है। मित्रों राज चिन्ह बदलते ही जो सैकड़ों तलवारें हैं मुगलों की, सैकड़ों तलवारें मुगल सेना की वो जाला बिद्दा को या जाला मन्ना को चीर कर रख देती है, और इन प्रहारों का भरपूर सामना करते हुए जाला बिद्दा जो है वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो मित्रों इसके आगे का जो पार्ट है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।